लाख दलदल हो पाए जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलते हैं फिर उसी टॉपिक पर बेटा। रसायन विज्ञान इंटर का है ये, कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। देखो बेटा न्यू चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? नंबर 8 है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्या है? चैप्टर नंबर 8 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा शुरू से लास्ट तक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, बेफिक्र होकर देखो। बिल्कुल इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहाँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं तुम्हें एल्डिहाइड बताऊंगा बेटा। एल्डिहाइड क्या? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में बेटा आ जाओ, क्रियात्मक समूह याद होना चाहिए। एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह कौन सा है बेटा? एकल बंध CHO, या ये C से दो एक बंध O और एकल बंध H, और इधर आपका एकल बंध हो जाएगा। ये है क्रियात्मक समूह, क्या है? एकल बंध CHO। ठीक। अब देखो एल्डिहाइडों की कोई जनरली परिभाषा पूछे। एल्डिहाइड की जो एल्डिहाइड की परिभाषा है, देखो बेटा इधर ये सब कार्बोनिल यौगिक हैं। कौन से हैं? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक होते कौन कौन से हैं? देखो जिनमें C दो एक बंध O होता है, C दो एक बंध O। अब इधर देखो बेटा कार्बोनिल यौगिकों में होते कौन कौन से? 1 2 3 4 और 5। ये सब कार्बोनिल यौगिक हैं। कौन से वाले? एल्डिहाइड। एक बार में बेटा सब बता दे रहा हूं। दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा बेटा कीटोन और एस्टर, एनहाइड्राइड। ये कार्बोनिल यौगिक है। कैसे? इनका देखो एल्डिहाइडों को जनरली आप क्रियात्मक समूह जानते हो, जैसे एकल बंध CHO, ये इसी को बोलते हैं C, और दो एक बंध O और एकल बंध H, और इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। इधर देखेंगे ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, C दो एक बंध O एकल बंध OH, और इधर कुछ भी हो सकता है, यानी कि या इसको कह सकते हो एकल बंध COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड का है। ऐसे ही बेटा कीटोन में C दो एक बंध O और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ये इसको CO लिख सकते हो बीच में। ये कीटोन है। क्या है? कीटोन। एस्टर क्या होते हैं? C दो एक बंध O एकल बंध O और इधर R' और इधर क्या हो गया R, ये एस्टर है। क्या है? एस्टर। एनहाइड्राइड RCO और यहां होगा ये वाला ये दो एक बंध से होता है बेटा। तो ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये? कार्बोनिल यौगिक है। कौन से है ये? कार्बोनिल यौगिकों में बेटा ये 5 श्रेणियां आती हैं: एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एस्टर और एनहाइड्राइड। हालांकि और भी होते हैं, एक छठा भी होता है एक, यहाँ एमाइड। क्या होते हैं? एमाइड। जो एमाइड जो होते हैं वो RCONH2 एमाइड समूह ये है। तो इसमें क्या होता है? R और C दो एक बंध O और एकल बंध NH2, यानी कि ये जिनमें CO होता है, C दो एक बंध O, इन सब में आप देख रहे हो C दो एक बंध O है, तो ये सब कार्बोनिल यौगिक हैं। अर्थात आपको समझ में आ गई होगी कि वह यौगिक जिनमें कार्बोनिल CO समूह होता है। C का मतलब है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य दो एक बंध होती है।
क्या होती है, द्वैकबंध। इसमें मैंने 6 श्रेणी के तत्व बताए हैं। एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक ये भी कार्बोनिल, कीटोन ये भी, एस्टर, एनहाइड्राइड और एमाइड ये सब बेटा क्या है, कार्बोनिल यौगिक है। कौन से हैं, कार्बोनिल यौगिक। अब क्या है बेटा, कार्बोनिल समूह के जो से जुड़ाव के आधार पर, कार्बोनिल समूह के जुड़ाव के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बट गए। जैसे अगर इसकी इस कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता H से और एक R से जोड़ दोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएंगे। दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दोगे तो कीटोन बन जाएंगे। एक तरफ OH एक तरफ R जोड़ दोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएंगे। और एक तरफ OR यानी कि एल्कोक्साइड और एक तरफ एल्किल जोड़ दोगे तो एस्टर बन जाएंगे। इसी तरीके से कीटोन, एनहाइड्राइड और इसी तरीके से एमाइड प्राप्त हो जाएंगे। एक एक करके सबका बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जैसे एल्डिहाइडों के सूत्रों में क्या होगा, आपको जनरली क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए। क्रियात्मक समूह से आप कोई भी यदि सूत्र लिखा हुआ होगा तो आप ये पहचान सकते हो, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है या एमाइड। ठीक है, थोड़ी सी मैंने ये जानकारी दी है, हालांकि बेटा मैं एक एक करके सबको बहुत डिटेल में बताऊंगा। कोई बात नहीं, वीडियो को बने रहें और ये कोशिश करा करें बेटा प्रत्येक वीडियो एक बार में ही देखा करें। और उस समय देखने का मतलब है खाली इसको देखना ही देखना ना है, पेंसिल और कॉपी होनी चाहिए, ताकि कि जो पॉइंट आपको, ज्यादातर पॉइंट अच्छे ही लगेंगे लेकिन फिर भी बहुत स्पेशली है तो तुरंत उसको क्या है नोट कर लो। एक बार नोट करने के बाद फिर ऐसे ही आप ओरली इसको देख सकते हो। इधर देखेंगे बेटा ये, अब मैं तुम्हें एस्टर बताऊंगा, एस्टर कब प्राप्त होते हैं, सही है ना। यानी कि एस्टर के मैं शुरू में एल्डिहाइड की बेटा परिभाषा देखो क्या है। एल्डिहाइड की परिभाषा, एल्डिहाइड की परिभाषा देंगे, बे कार्बोनिल यौगिक, बे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से तथा दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन से आबंधित हो। क्या हो, आबंधित हो। जैसे बेटा देखो इधर, जैसे हम इधर दिखाएं, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य भाई सी द्वैकबंध O, एक तो पहले इधर तो H से ही होगी, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो निश्चित H से होगी। अब इधर भी ये H हो सकता है, ठीक। और देखेंगे C द्वैकबंध O, एकल बंध H, इधर हो सकता है ये हो CH3। और ले लो बेटा C द्वैकबंध O, एक संयोजकता H से, ये कार्बोनिल समूह है, मैंने बता दिया आपको। कार्बोनिल समूह की भी परिभाषा वह है कि वह यौगिक जिनमें कार्बन और द्विकबंध आबंध, या जो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विकबंध होती है, कार्बोनिल समूह कहलाता है, CO समूह, ठीक। तो कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो आप हाइड्रोजन से जोड़ोगे और एक एल्किल समूह से, तो इधर बड़ा एल्किल समूह ले लो CH3 और CH2। इस तरीके से ये और बड़ा कर देंगे, C एकल बंध H और इधर द्वैकबंध O और इधर CH कर दो, इधर CH3, इधर CH3। बहुत से ये आपके एल्डिहाइड बना
सकते हैं। या देखो शुरू वालों के बेटा 2 के बारे में आप खूब परिचित हो, फिर तो आपको आईपीएससी नाम आने चाहिए, ठीक है ना। देखो शुरू का मतलब है ये वाला HCHO, HCHO, और ये है बेटा CH3CHO, ठीक। इसको ही बेटा इसका नाम ना भूलेंगे आप, ये आपके कोर्स में है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये है बेटा एसिटल्डिहाइड, 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 सही है बेटा। इनका CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड, और ये है CH3HCHO। ये इसको बेटा ऐसे कम लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो, CH2O भी लिख सकते हो। CH2O ये भी क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड है। HCHO ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, और मैंने इस तरीके से बंद के रूप में लिख दिया, ये भी क्या है, ऐसी फॉर्मेल्डिहाइड है। ये है बेटा CH3CHO, ये इसको इस तरीके से लिख दो, ये एसिटल्डिहाइड। अन्य एल्डिहाइड ऐसे हैं, उच्च एल्डिहाइड इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड की परिभाषा आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। कैसे, वे कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि एल्डिहाइड एक कार्बोनिल यौगिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन या कार्बन से, दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन से आबंधित हो, क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, ये और प्रोपेनल्डिहाइड है, ब्यूटेनल्डिहाइड है। इस तरीके से आप अलग अलग कार्बन के अलग अलग एल्डिहाइड बना सकते हैं। चलते हैं बेटा इस श्रेणी के, जो आपको एक तो जनरली नाम याद ही हो गया, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड। अब मैं तुम्हें इधर का दिखाता हूं इसके आईपीएसी नाम। आईपीएसी नाम कैसे लिखोगे, एक सेकंड रुको। देखो बेटा ये देखेंगे आईपीएसी नाम इसके किसके, एल्डिहाइड के। अब एल्डिहाइड में का सामान्य सूत्र देखो बेटा, सामान्य पहले एक अकेला ऐसा है ये HCHO, वरना इधर हमेशा क्या होगा, ग्रुप से क्रियात्मक समूह से एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। लेकिन सबसे पहला सदस्य ये H हो, क्योंकि पहले ही बता दिया है एल्डिहाइडों में जो कार्बोनिल समूह का एक, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता H से होगी और दूसरी कार्बन से भी हो सके और हाइड्रोजन से। तो ये एक ही सदस्य ऐसा है जिसकी दूसरी संयोजकता इसमें कार्बोनिल समूह के हाइड्रोजन से, बाकी की इधर एल्किल समूह होगा, ठीक है। देखो सामान्य सूत्र इससे याद रखो, जैसा RCHO होता है, इसको स्पेशली में याद रखना। अब इसका आईपीएसी जब नेम लिखोगे तब क्या करोगे, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या है, इन कार्बनों को गिनेंगे और कार्बन को गिनने के बाद एल्केन लिख लो। क्या लिख लो, एल्केन। अब कार्बनों की संख्या आप जानते हो, एक कार्बन के लिए जो एल्केन होती है वो मेथेन, क्या होती है, मेथेन। 2 कार्बन है यदि तो एथेन लोगे आप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्या लोगे, प्रोपेन। अगर कार्बनों की संख्या 4 है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लेंगे, क्या लेंगे, ब्यूटेन। और 5 कार्बन है तो पेंटेन लोगे, क्या लोगे, पेंटेन। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्सेन। 7 कार्बन है तो हेप्टेन, हेप्टेन। और 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, ऑक्टेन। और 9 कार्बन है तो नोनेन। और 10 कार्बन है तो डीकेन, ठीक है। इतना ही याद रखो बेटा, बहुत है, 10 कार्बन तक आपको ये पता होने चाहिए। बस इतनी सी जानकारी आपको समझ लो एल्डिहाइडों की आईपीएसी नाम सिखा देगी। एक तो कितने कार्बन के लिए कौन सी एल्केन लेनी होती है, ये देखो ये लिखा हुआ मैंने, ठीक। 1 के लिए मेथेन, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन और 10 के लिए डीकेन।
इसी फ्लो में याद रखो, सभी के नाम ऐसे ही लिख जाएंगे, समझ गए। और भी आएंगे जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कीटोन है, ये तो आपको कंपल्सरी है। ऐसे ही एल्कोहल, एल्कोहलों में भी क्या करा था, अरे एल्केन प्लस का ऑल तो ही था उसका, उसका आईपीएस सूत्र क्या बताया, एल्केन प्लस का ऑल, किसका, एल्कोहल का। तो भी एल्केन ली थी आप लोगों ने, इसका क्या है, एल्केन प्लस का अल। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्केन प्लस का ओइक अम्ल या ओइक एसिड, ऐसे कीटोन में एल्केन प्लस का ऑन। तो ये एल्केन तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगे, ठीक। चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे बेटा, एल्केन प्लस का अल। ये इंग्लिश में इस एल को एल लिखते हैं, ए और एल। तो थोड़ा सा बताऊंगा, देखो जैसे हम इसका आईपीएसी नाम लिख रहे हैं, देखो जनरल नाम याद होना चाहिए। वैसे इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये जरूर याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO। अब हम यहां पे आपको क्या लिखाएंगे, आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम में देखो बेटा कितने कार्बन है, एक कार्बन है। आपने क्या लिया, मेथेन लोगे, क्या लिखोगे, मेथेन। और हमने बताया कि अनुलग्न, इसको बोलते हैं पीछे जोड़ने को बोलते हैं अनुलग्न, और पहले लिखने को बोलते हैं पूर्वलग्न, सही है। प्रीफिक्स और सफिक्स, तो सफिक्स करेंगे यानी कि पीछे, तो अनुलग्न क्या करेंगे, अल। तो अल का आ मत जोड़ो, क्या जोड़ दो, ला। तो ये हो गया मेथेनल। या इसी को बेटा अगर आप इस फ्लो में जोड़ना चाहते हो तो ये हो जाएगा मेथेन, लिखो क्या लिखेंगे, मेथेन। और ये है एल, तो यहां पे ए और लो, तो मेथेनेल, मेथेनेल। तो मेथेनल या मेथेनेल बात एक ही है। अब देखो बेटा यहां आ जाओ, कितने कार्बन है, 2। इसका भी सामान्य नाम याद रखेंगे, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। अब देखो बेटा इसका आईपीएसी नाम, अरे कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए आप एथेन लिखोगे, ठीक है। और चूंकि ये एल्डिहाइड है तो अनुलग्न क्या अलग करोगे, अल। अल का मतलब है ला जोड़ दो, तो मेथेनल। या इसे भी क्या लिखोगे, एथेन, ठीक है। और ये बेटा अंग्रेज वाली भाषा में एल लेंगे, क्या है, एल, तो एथेनेल, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ बेटा, चूंकि इसके क्रियात्मक समूह में ही कार्बन होता है, इसलिए ग्रुप के लिए जैसे पीछे अल कितने पे जोड़ेंगे ऐसे ना, जैसे हमने एल्कोहल में बताया आपको, एल्कोहल में OH के लिए बताना होता है कि कौन से पे जुड़ा है, यहां तो हमेशा लास्ट में ही होगा, ठीक है। इसलिए इस अल के लिए नंबरिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही करेंगे। 1 कार्बन के लिए मेथेनैल, 2 के लिए एथेनैल, 3 के लिए प्रोपेनैल, 4 के लिए ब्यूटेनैल, 5 के लिए पेंटेनैल और 6 के लिए हेक्सेनैल। या मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, समझ रहे हो ना। चलो खैर, अब देखो बेटा जैसे यहां शाखा है, श्रृंखलन हो रखा है ना, यहां आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। कैसे, क्या, इस तरीके से। पहले इसको थोड़ा सही करके लिख लो, लास्ट में CH, फिर क्या है बेटा CH। अब इसकी 2 संयोजकता यहां जोड़ी है ना, तो यहां एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ऐसे ही तो करोगे बेटा। इसका पहले श्रृंखलन कर लो सही करके, शाखा देख लो कौन किधर है, ठीक। अब नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये छूट गया बेटा। इसमें आईपीएसी नाम में जो नंबरिंग से छूट गया उसका नाम पहले लिखोगे, क्या छूटा, CH3। CH3 एक एल्किल है, और एल्किल में भी कौन सा है, मेथिल, क्योंकि एक कार्बन का है। तो यहां लिखोगे इसके लिए 2 मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, ठीक बेटा। अब ये लिख दिया। अब 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोपेन लिखो, क्या लिखो, प्रोपेन, और एल लगा दो, तो क्या हो गया, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, समझ रहे हो ना। देखो अच्छा है ये, ठीक। अब आ जाओ बेटा, यही और लेके दिखाऊंगा अभी, अभी पहले इसको देख लो। अब देखो बेटा ये वाला है, इसका कैसे लिखोगे, तो हमें पता है इसको छुपा लो, आप छुपा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन है, अरे ये वाला, ये बेटा ये एक बंद श्रृंखला का एल्केनी तो है, ये कौन सा है,
अब इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए हेक्सेन, लेकिन चूंकि जब बंध श्रृंखला होती है तो नाम से पहले क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अब नंबरिंग कैसे करोगे इसमें? यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बंध श्रृंखला में, तो यहां से करो 1 2 3 4 5 और 6, साइक्लोहेक्सेन हो गई। अब हमें ये भी बोलना है और ये भी बोलना है, ठीक। तो इसके लिए पहले लिखो, क्योंकि पहले तो इसको ही लिखोगे। क्या लिखेंगे बेटा? इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। और फिर क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, और क्या हो गया बेटा? हेक्सेन, हेक्सेन। अच्छा, फिर इसके लिए पूरे का जब नाम लिखना हो तो कार्बोल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है? कार्बोल्डिहाइड। क्या है बेटा? पूरे का नाम, CHO का नाम क्या है? कार्बोल्डिहाइड। क्या है? कार्बोल्डिहाइड। अच्छा, यहां ठीक है, ये क्या है? कार्बोल्डिहाइड, ठीक है ना? कार्बोल्डिहाइड। जब CHO आपको अलग से दिखाना है तो कार्बोल्डिहाइड बताओगे, ठीक। और आते हैं बेटा, जैसे ये वाला है, अब इसमें भी आपको श्रृंखलन थोड़ा सही कर लेना। CH3 और CH, और इससे क्या जुड़ा है बेटा? ये OCH3 है, ठीक। और यहां क्या करोगे? यहां CHO है। फिर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये पूरा छूट गया। अब छूटा क्या? ये बेटा मेथॉक्सी है, यही 2 कार्बन होती तो एथॉक्सी। क्या होती? एथॉक्सी। तो ये मेथॉक्सी है, एक कार्बन कौन से पे छूटी है? 2 पर। तो यहां लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, मेथ और ऑक्सी, ठीक। बाकी की पुरानी प्रक्रिया। क्या 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोपेन और एल लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 मेथॉक्सी और प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। इधर आ जाओ बेटा, यहां थोड़ा सा इसमें क्या है? 1 2 3। तो यहां बेटा अब आप एल्केन नहीं ले सकते क्योंकि ये तो एल्कीन है ना। क्या है? एल्कीन। तो कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, इसके लिए एल्क लोगे, अधूरा नाम लोगे। अधूरा का मतलब 3 कार्बन के लिए क्या हो गया? प्रोप। क्या है? प्रोप तो ही लेंगे। और बेटा बताएंगे कि 2 पे क्या है? 2 पे इन और एल है, तो ये हो जाएगा इनेल। क्या हो जाएगा? ये इनेल। क्या हो जाता है? ये हो जाएगा बेटा इनेल। समझ रहे हो ना? इसके लिए ये वैसे जनरल, जनरल इसका नाम एक्रोलीन है। क्या है? एक्रोलीन का सूत्र याद रखेंगे, CH2 2 एक बंध CH, एक अलबंध CHO। ये एक्रोलीन है। एक्रोलीन का यदि आपको IPAC नाम बनवाना पड़े तो यहां पे ये एल्केन नहीं है, क्योंकि सब कार एकल बंध थोड़ा ही ना है, 2 एक बंध है, तो ये तो एल्कीन है। अब एल्कीन में जब एल जोड़ोगे तो इनेल बन जाएगा, हो जाएगा इनेल, ठीक है। समझ में आ रही बात तुम्हारी? समझ में? बिल्कुल सरल चीज है बेटा, ये ध्यान रखो कि IPAC जब लिखोगे तो एल्डिहाइड के लिए एल्केन प्लस का अल होता है, एल्केन प्लस का अल। अल जोड़ दो चाहे एल जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही होगी। देखो एक आध और करके दिखा रहे हैं, फिर देखते हैं आगे। एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेना चाहो तो स्पीड से लें। चलो, उम्मीद करते हैं ले लिया होगा। इधर देखते हैं बेटा, और देखते हैं। CHO के लिए कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोल्डिहाइड। जब कार्बन गिनाना गया हो, अगर मान लो सपोज करो यहीं पे और है, ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और CH2 और यहां CHO है, ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे इसे। क्या करेंगे? यहां पे कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा ही लिख देंगे। क्या लिखोगे? सीधा। इधर चमक ना रहा होगा आपको ये।
देखो बेटा ये CH3 CH2 CH2 और CH2 और CHO, बिल्कुल सिंपल नाम है। अरे कुछ भी शाखा ना है, शाखा है नहीं इसमें कोई भी, इधर उधर कार्बन, सीधे ले लो, एल्केन ले लो, तो क्या लिखोगे, पेंटेन, पेंटेन लिखोगे और एल लगा दो, क्या लगा दो, एल, तो पेंटेन एल हो गया। ये यहीं पे यदि कोई ये कह दे बेटा CH3 और यहाँ CH और दो एक बंद यहाँ CH और यहाँ CH2 और क्या लिखोगे बेटा, यहाँ CH2 ले लो और CHO, ठीक। अब नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 और 5, ऐसे ही तो करोगे बेटा। तो अब इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, अधूरा नाम लिखूंगा, पेंट लिखूंगा, और कितने पे, 3 पे, और क्या डालेंगे हम, इनेल, इन और अल, तो क्या हो जाता है, इनेल, ठीक है, सही है, समझ रहे हो ना। चलते हैं बेटा, आओ देखो, उम्मीद करते हैं आपको जो है एल्डिहाइडों के IPAC नाम आ चुके होंगे, जितने भी तरीके के हैं बन सकते मैंने करा दिए, और चाहो तो एक और देख लो बेटा, एक यहाँ पे ये है, एक और थोड़ा सा अच्छा देखेंगे, यहाँ ये बेटा मैंने बेंजीन बना दी, और यहाँ CHO और यहाँ भी CHO, ठीक है। ये बेटा क्या देखो, ये बेंजीन पर CHO लगा हुआ है, तो ये बेंजल्डिहाइड होता है, क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ दो ग्रुप आ गए, क्या आ गए, दो, तो ऐसे कर दो बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, सिंपल इसका नाम लिखो, तो ये तो बेंजीन है, क्या ये, बेंजीन, और यहाँ क्या लिखोगे, पहले यानी कि 1, देखो अक्षर और गिनती के बीच आप डैश लगाना ना भूलें, 1, इसको हाइफन भी बोलते हैं, 1,2, फिर क्या लिखोगे, ये डाई है ना, तो डाई, और क्या लिखोगे, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, तो ये क्या है, डाई कार्बोल्डिहाइड, इस तरीके से लिख देंगे। आ रही बात तुम्हारी समझ में, या मान लो यहीं पे और लिख दो, यहां ये बेंजीन बना दी मैंने, यहां पे कहां दिखाएं बेटा, यहां CHO दिखा दिया मैंने, चलो, और यहां क्या दिखा दिया, Br, इस तरीके से कर दिया। तो नंबरिंग करोगे, या तो इसको बेंजल्डिहाइड कह दो, तो फिर भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, ये 3 पे है ना, तो 3 ब्रोमो, और क्या लिख दो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, क्या हो गया, ये बेंजल्डिहाइड, क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड, या इसको ऐसे लिख दो 3 ब्रोमो बेंजीन, क्या लिखेंगे, बेंजीन, और क्या लिख दो, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, क्योंकि इसका जो है कार्बन के अनुसार इसको सीधे इसका नाम इसको देने की कोई जरूरत ना है, यहां पे सीधे क्या लिख दो, इसके पीछे यहां जोड़ रहा हूं, ये कार्बोल्डिहाइड, क्या है, कार्बोल्डिहाइड, समझ रहे, CHO को कार्बोल्डिहाइड बोल देते हैं, कार्बोल्डिहाइड। चलो बेटा देखते हैं, अब आओ बेटा आगे, इधर आएंगे, क्या ये IPAC नाम मैंने बताई दिए, आपको केवल इतना याद रखे, इतना याद रखने के बाद उम्मीद करते हैं सब IPAC क्या है, आसानी से बन जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अब आओ बेटा बनाने की विधि, यानी कि विरचन की विधियां। तो विरचन की बहुत सी विधि हैं, फिलहाल में एलिफेटिक जो आपकी पढ़ी हुई है, जो आपने क्या है पिछले चैप्टरों में पढ़ रखी है, उन विधियों से ही समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसमें बहुत इंपोर्टेंट विधियां हैं, सब कराऊंगा मैं, फिलहाल देख रहे हैं ये आपने पढ़ रखी है, ये पीछे पढ़ रखी है, कहां पर, एल्कोहलों में, कहां, एल्कोहल में, ये पड़ी हुई है, आप किसी भी एल्डिहाइड को बना
सकते हो। देखो यहां क्या लिख रखा है, एल्डिहाइडों का विरचन, एल्डिहाइडों का विरचन। नंबर 1 विधि लिख रखी है मैंने, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। किससे बेटा? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। पहले ये देख लो, 1 मिनट तो मैं विस्मय से बताऊंगा पढ़ के, और फिर मैं तुम्हें बना बना के दिखाऊंगा, ठीक है? इसीलिए इधर मैंने छोड़ रखा है। देखो क्या है, एल्कोहलों का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीकरण करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। बेटा एल्कोहल आप सब जानते हो कितने प्रकार के होते हैं? 3। बिल्कुल सही बता रहे हो, कितने प्रकार के? 3। उसकी भी पहचान हमने बता रखी है बेटा। ये CH2 अगर वो एकल बंध है ये, तो ये आपका CH2OH हो तो प्राथमिक है, CHOH हो तो बेटा द्वितीयक, और C और एकल बंध OH हो तो ये कैसे हो? तृतीयक। ये तृतीयक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल, ये कौन से? प्राथमिक एल्कोहल। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये सबके लिए है, क्योंकि इसी विधि से मैं कीटोन बनाऊंगा। क्या है? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। फिलहाल हम किस चीज की जिक्र करेंगे? हम करेंगे एल्डिहाइडों की। तो उसके लिए आगे की लाइन देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं? एल्कोहलों का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया में प्राथमिक एल्कोहलों का प्रयोग करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। बेटा फिर से देखेंगे, इस लाइन से ये निकल के आ रहा है कि एल्कोहलों का यदि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से यदि आप ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोनिल यौगिक। अब आगे की लाइन, अब कार्बोनिल यौगिक तो बहुत है, कौन से? अरे सब है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एस्टर, एमाइड, ये सब क्या है? एनहाइड्राइड, कार्बोनिल यौगिक है। लेकिन हमें तो कहां जाना है? एल्डिहाइड पर। तो यहां बताया है एल्कोहलों का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, और इस क्रिया में ये की पॉइंट है बेटा, प्राथमिक एल्कोहलों का प्रयोग करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। हम केवल प्राथमिक एल्कोहलों का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ये हमने कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब है यहाँ CH2OH से ये पता लग रहा है ये प्राथमिक होना चाहिए। इधर कोई सा भी R ले लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो बेटा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सूत्र होता है Na2Cr2O7। इसी प्रकार बेटा सोडियम डाइक्रोमेट का होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, इसका भी सूत्र बिल्कुल सेम। सॉरी, ये पोटेशियम का करोगे तो यहाँ K2Cr2O7, और सोडियम डाइक्रोमेट का करोगे तो Na2Cr2O7। ठीक। अम्लीय का मतलब है यहाँ तनु H2SO4 ले लो। क्या ले लो? तो ये हो गया अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, और यहां भी क्या लोगे? तनु H2SO4। फिर आप पूरे को क्या पढ़ोगे? इसको, ये है तनु पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एल्कोहलों का पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में या इस क्रिया में हमें प्राथमिक एल्कोहलों का प्रयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होंगे? एल्डिहाइड। यानी कि हमें कैसे एल्कोहल लेने पड़ेंगे? प्राथमिक। अब देखो मैंने तुम्हें यहां रिएक्शन दिखा रखी है बेटा, यहां क्या है? RCH2OH प्लस ये नवजात ऑक्सीजन ले रखा है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है। किसकी वजह से? K2Cr2O7 तनु H2SO4। ये मैंने रिएक्शन वाले तीर पर लगा रखा है, और लास्ट में यहां से H2O निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और आपको क्या प्राप्त हो रहे होंगे? यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएंगे, RCHO। अब जैसे यहाँ मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो ये प्राप्त हो गया आपका। ये कौन सा बेटा? ये जानते ही होंगे, मेथिल एल्कोहल है,
और ये कौन सा मिल गया आपको, अरे एक कार्बन के लिए आया तो एक कार्बन का ही तो मिलेगा संगत, तो यहां मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से बेटा यहाँ 2 कार्बन ले रखे हैं तो यहाँ 2 कार्बन का मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार से अन्य अगर ले रहे हैं हम, कौन से ले रहे हैं, चलो मुझे ये 3 कार्बन का बनाना है, कितने का, यहाँ CH3 CH2 और CHO बनाना है, तो उसी प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल ले लो, CH3 CH2 CH2 और OH। यहाँ ऑक्सीकरण दिखाओ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या दिखाओगे K2Cr2 O7, और यहाँ दिखाएंगे तनु और H2SO4। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा H2O। ये इस प्रकार से कोई सा भी एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हो। ये कौन सा, प्रोपेनेल, क्या बना, प्रोपेनेल। ऐसे ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, कोई सा भी आप क्या है इस तरीके से बना सकते हो। ध्यान रखेंगे कोई सा भी एल्डिहाइड मुझे इधर नाम बता दोगे, मैं इधर उसी प्रकार का एल्कोहल लेकिन लूंगा प्राथमिक, ये ध्यान रखना, उसमें CH2OH जरूर लूंगा। इधर कितने कार्बन हो सकते हैं, तो ये बनाने की विधि हो गई पहली, किसका, एल्डिहाइड एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण किससे कराओगे, यहाँ पे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से। चलो बेटा देखेंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि बता रहे हैं हमने, क्या लिख रखा है मैंने यहाँ, एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण से। देखो बेटा जैसे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं ना, वैसे ही कीटोन प्राप्त होते हैं। अगर मैं यहीं पे बिल्कुल इसी जगह अगर मैंने ये ले लिया होता CH3 CH और OH और यहाँ पे CH3 ले लूं, और बिल्कुल वही कौन क्या चीज, यहाँ पे O दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, O, ठीक, और यहां ले लें क्या, अरे K2Cr2 O7 और तनु H2SO4, ये दिखा रहा हूं केवल आपको, तो पता है क्या हो जाएगा, यहां से क्या, यहां ऑक्सीकरण करेंगे तो पता है बेटा H2O निकल जाएगा यहाँ, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये चीज H2O निकल गया, यहां C दो एक बंद O और यहां CH3 और यहां CH3। ठीक है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। चलो खैर देखते हैं आगे, यानी कि ये बनाने की विधि हो गई क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरे में कह रहा है बेटा एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण से, यानी कि एल्कोहलों से यदि आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपको फिर भी एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। अब डिहाइड्रोजन कहां पड़ा था आपने, भारी धातु जैसे कॉपर पर, क्या है पूरा एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण से। किस तरीके से, एल्कोहलों की वाष्पों को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक, तप्त भारी धातु उत्प्रेरक जैसे सिल्वर या कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं, एल्डिहाइड। देखो बेटा कैसे, यहां कोई सा भी जैसे इन्होंने दिखाया, ये दिखाया CH3 और CH2 और CHO, अगर इसकी वाष्प को कॉपर यानी कि Cu और तप्त होना चाहिए और 573 के, या इसको लिख दो 300 डिग्री सेल्सियस पर, यदि इसकी वाष्प को यदि आपने किस पर कर दिया, कॉपर धातु पर प्रवाहित कर दिया, तो ये चीज निकल जाएगी, विहाइड्रोजनीकरण होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बेटा। क्या यहां पर ये OH, ये एथिल अल्कोहल है ना, इसकी वाष्प को यदि कॉपर पर प्रवाहित कर दिया तो बेटा यहां से H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2, और क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और CHO। कोई और एल्डिहाइड बताओ। देखो यहां पे ले रहे हम इधर CH3 और CH2 और CH2 और CH2 और क्या ले लिया हमने, OH। यहां पे भी एक शर्त है, प्राथमिक एल्कोहलों की वाष्पों को प्रवाहित करोगे, ठीक है ना, किस पर, कॉपर पर, Cu पर, ये तप्त होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन बनाओगे तो 573 केल्विन पर करोगे तो ये चीज निकल जाएगी
और ये आपका CH3 CH2 और CH2 और CHO संगत एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यानी कि दूसरा बताया है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण। आगे आएंगे बेटा अगली कड़ी में क्या बता रहे हैं? दूसरा बता रहा है, उधर हमने लिख रखा है किससे? हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन में हम जानते हैं, हमें जनरली 3 श्रेणियां पता है, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। या एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। शुरू वाली एकल बंध वाली एल्केन, द्विक बंध वाली एल्कीन, त्रिक बंध वाली एल्काइन। तो हम एल्कीनों से भी कर लेते हैं और एल्काइनों से भी। एल्काइनों में तो हमें जल का योग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जल का योग। और बेटा एल्कीनों में हमें एल्कीनों का ओजोनी अपघटन। तो हाइड्रोकार्बनों से जब हम एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे 2 तरीके से। यदि एल्कीनों से कर रहे हैं तो उसका ओजोनी अपघटन करना पड़ेगा, और एल्काइनों से करेंगे तो हमें जल का योग करना पड़ेगा। तो क्या बता रहे हैं एल्कीनों से कैसे करेंगे? एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के पश्चात प्राप्त उत्पाद की जिंक धूल या जिंक चूर्ण व जल के साथ अपक्रिया कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। देखो कैसे, देखो ये एथिलीन से बहुत अच्छी प्यारी रिएक्शन है ये वाली। कैसे प्राप्त करोगे? एथिलीन से, और यहां होता है फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत अच्छी रिएक्शन है, 2 चरणों में संपन्न होती है ये रिएक्शन। क्या? ये एथिलीन तो ये कौन सी है? CH2 द्विक बंध CH2। फलों को पकाने वाली भी गैस बोलते हैं इसको, CH2 द्विक बंध CH2। इसका ओजोनी अपघटन कैसे होता है? देखो बेटा आप लोग चाहो कैसे कर लो। ये हो गया बेटा एथिलीन, इसकी ओजोन से कराओगे तो ओजोनाइड बन जाएगा। तो यहां CH2, यहां CH2 और ये O और ये O और एकल बंध यहां पर उठाल दो। ठीक, अब यहां जल ले लें। क्या ले लें? जल। और यहां Zn की धूल ले लें या जिंक चूर्ण ले लें। क्या है? देखो जिंक चूर्ण आप पहले ही जानते हो, ये पता है इस तरीके से तोड़ देगा, कार्बन ऑक्सीजन को तोड़ देता है जिंक। तब क्या होगा? अरे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ZnO निकल जाएगा और यहां पर क्या प्राप्त हो जाएंगे? 2 अणु किसके प्राप्त होंगे? HCH, फॉर्मेल्डिहाइड। अन्य एल्डिहाइड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा अन्य एल्डिहाइड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना? ये हो गया बेटा एल्कीनों का ओजोनी अपघटन। ये रिएक्शन बहुत आती है बेटा, इसको याद रखना। क्या होता है? जब एथिलीन की ओजोन से अपक्रिया करने के पश्चात जिंक धूल से अपक्रिया की जाती है, जी जिंक धूल और जल से अपक्रिया की जाती है, तो ध्यान देना एल्कीन किस में बदल जाती है? एल्डिहाइडों में परिवर्तित हो जाती हैं। आजा बेटा ये अच्छी रिएक्शन है एल्काइनों के जलयोजन द्वारा। तो देखो क्या है? तनु H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट। HgSO4 है ना, अरे ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये मर्क्यूरिक सल्फेट है। HgSO4 का नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में एथाइन में जल योजन द्वारा क्या प्राप्त होता है? एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इधर देखो कैसे लिखोगे इसकी अपक्रिया, इसकी लिख देंगे हम। देखो ये मर्क्यूरिक यहां ले लें, Hg2 पॉजिटिव का यही मतलब है मर्क्यूरिक, और यहां तनु और H2SO4 की उपस्थिति में एथाइन का मतलब है C त्रिक बंध C। ये हो गया एथाइन। एथाइन या इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। ये बेटा क्या है? गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है, यही वाली तो गैस होती है, और प्लस यहां जल का योग कर दोगे। जल का योग करोगे तो यहां से आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CHO। ठीक, आ रही बात तुम्हारी समझ में? देखो ये थी क्या है एल्डिहाइड के बनाने की विधियां। अगले में मैं तुम्हें जितनी भी नाम वाली रिएक्शन है, कौन कौन सी, रोजन मुंड अपचयन, स्टीफेन अपक्रिया, और कौन सी बेटा, गाटरमान कोख अपक्रिया, ये सब मैं तुम्हें अगले, इटार्ड अपक्रिया, काफी अपक्रिया हैं जो नाम वाली भी हैं और इनके एल्डिहाइड के बनाने की विधियां भी हैं। ठीक,
वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, फिर आप लोग इंटरेस्ट से नहीं देखते हो। चलो बेटा, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।